जोहार साथी। चलिए फिर कुछ बात करते हैं। बात तो लद्दाख की करनी थी। लद्दाख में जो 2 रोज पहले 2-3 दिन पहले जो घटना हुई है, जिस तरह से वहाँ कई पिछले कुछ वर्षों से, यानी जब से वो लद्दाख को कश्मीर से अलग कर वहाँ उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, उस समय से जो वहाँ आंदोलन चल रहा है, लगातार चल रहा है, और वो पूर्णतः अहिंसक तरीके से चल रहा है, शांतिमय तरीके से चल रहा है। लेकिन अचानक बुधवार को पिछले 2 दिन पहले उस शांतिमय आंदोलन ने, अहिंसक तरीके से चलने वाले आंदोलन ने क्यों हिंसक मोड़ ले लिया। हम आज चर्चा तो उसी पर करना चाहते थे, लेकिन अचानक जेहन में यह भी बात आई कि लद्दाख ही नहीं, हर जगह यानी कई राज्यों में, जैसे लद्दाख में अभी देख रहे हैं, मणिपुर में इसके पहले देखे हैं, झारखंड में भी ताजा तरीन चल ही रहा है। हर जगह एक खास तरह की बेचैनी, अशांति, एक तरह का हलचल, या कहिए कुछ न कुछ ऐसा है जो आदिवासी समाज को परेशान कर रहा है। और सामान्यतः शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन में संलग्न रहने वाले आदिवासी अचानक आंदोलित हो उठे हैं। हर जगह ये दिखाई दे रहा है, अन्य राज्यों में भी है, लेकिन अभी चर्चा में तत्काल इन 3 राज्यों को ही हम लोग देख रहे हैं। झारखंड में तो हम लोग रहते ही हैं, देख रहे हैं किस तरह यहाँ पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से अशांति का वातावरण बना हुआ है। हम देख रहे हैं इसके साथ साथ इसके कुछ दिन पहले तक, यानी मणिपुर में जो कुछ होता रहा लगभग 1-1.5 बरस से, वहाँ जिस तरह से वहाँ के आदिवासी आंदोलनरत हैं, और जिस तरह का वातावरण वहाँ है, बड़े पैमाने पर जिस तरह का हिंसा, बलात्कार और वो सब कुछ हुआ है, उसको हम लोग देखते रहे हैं। एकदम पूरा वो छोटा सा राज्य, एकदम पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य, एकदम शांतिमय तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जीने वाला राज्य, वहाँ अशांति का वातावरण भयानक। और अब लद्दाख में घटना हो गई है। लद्दाख में घटना तो गंभीर है, और लद्दाख में आंदोलन भी बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अचानक वो हिंसक रूप ले लेता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसको समझना जरूरी है। एक चीज जो दिखाई देता है प्रत्यक्ष, कि हर जगह आदिवासी समाज, हालांकि आदिवासी समाज कहते ही जैसा आदिवासी समाज झारखंड में दिखता है, वैसा लद्दाख में नहीं है, और न मणिपुर में है। रूप रंग में थोड़ी भिन्नता है। इसके बावजूद ये तीनों राज्य जो अशांत हैं, वो ट्राइबल आदिवासी बहुल राज्य हैं, और हर जगह जो है, मूल कारण कि आदिवासी समाज को लग रहा है कि उनकी अस्मिता और पहचान पर संकट मंडरा रहा है। उनका जो था जल जंगल जमीन पर, उनका जो था अधिकार, वो धीरे धीरे छिन रहा है। हर जगह यही है। उसके मूल में जाइएगा तो उसकी व्याख्या थोड़ी करनी पड़ेगी। जैसे अभी तत्काल तो आप कहिएगा कि झारखंड में तो कुर्मी लोग जो मांग कर रहे हैं एसटी सूची में शामिल होने का, उसके कारण अशांति है। लेकिन यदि थोड़ा डेप्थ में जाइएगा कि ये सब जो इस तरह का जो अशांति है,
उसके पीछे के मूल कारणों पर जब जाइएगा तो आप देखिएगा वही अस्मिता और पहचान का संकट और जल जंगल जमीन को बचाने का संघर्ष यही है। यही है, वही चिंता, वही आदिवासी समाज को बेचैन किए हुए है। ये पूरा, ये तीनों इलाके जो जो चाहे आदिवासी इलाका ही, हर जगह वहाँ कहीं थोड़ा कम कहीं ज्यादा खनिज संपदा से परिपूर्ण इलाका है। और उस इलाकों में जो एक भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से वो जो इस संपदा को लूटने में, यानी कारपोरेट को देने में उसकी गहरी रुचि है। और वो इसके लिए भरसक कोशिश तो यह करती है कि वो उन राज्यों में जहाँ जहाँ जो आदिवासी बहुल इलाके भी हैं और खनिज संपदा भी है, वहाँ उनकी सत्ता कायम हो, और नहीं है तो वहाँ इसके प्रयास में लगी रहती है। और इसके लिए ही है, झारखंड में ही जैसे मान लीजिए जब तक भाजपा का शासन था, चल रहा था, और हेमंत सोरेन का शासन तो 19 के बाद आया है एक तरह से, उसके पहले तक भाजपा का ही शासन रहा। बीच बीच में बदलाव हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन कुल मिला के लगभग 19 बरस तक भाजपा का अखंड राज था झारखंड में। और इस बीच इतना प्रबल आंदोलन इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा था, इतनी अशांति नहीं दिख रही थी उनके राज्य के होने के बावजूद। लेकिन वो, और जो उस दौरान कारपोरेट को देने में, एमओयू करने में बढ़ चढ़ कर भाजपा सरकारों ने हिस्सा लिया। अर्जुन मुंडा के सत्ता में आते ही सबसे ज्यादा एमओयू हुआ था। और उसके बाद रघुवर दास के जमाने में ही गोड्डा में अडानी को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का उल्लंघन कर हजारों एकड़ जमीन दे दिया गया था। अभी भी वो सिलसिला जारी है। और उसमें थोड़ा बहुत जो अड़चन दिखाई देता है तो वो भाजपा को लगता है कि यदि उनकी सत्ता रहेगी यहाँ, यानी डबल इंजन की सरकार चलेगी, यानी केंद्र में तो वो है ही, राज्यों में भी उनकी सत्ता रहेगी, तो ये काम ज्यादा स्मूथली हो सकेगा। और इसलिए कुछ ना कुछ प्रपंच, कुछ ना कुछ हंगामा, कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे उठा दिए जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ना भी दिखाई दे कि भाजपा के लोग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर उसमें के डेप्थ में जाइएगा तो आपको लगेगा, समझ में आएगा कि अशांति के मूल में क्या है। झारखंड में हम लोग देख रहे हैं दो सामाजिक शक्तियां जो झारखंड अलग राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज एक दूसरे के प्रति घृणा से लबालब भरी हुई है। इसके पीछे वजह क्या है? सवाल बार बार उठ रहा है कि विनोद बिहारी महतो ने जो सर्वोच्च नेता हैं, अब तक के कद्दावर नेता विनोद बाबू हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं इस सवाल को उठाया था कि आदिवासी को एसटी सूची में जारी किया, शामिल किया जाए। वो और उनके बेटे का आज बयान भी आया है, उनके सुपुत्र का, एक लंबा चौड़ा अखबार में, सभी अखबारों में लगभग, विनोद बाबू कभी नहीं चाहते थे, इसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, वो तो शोषण मुक्त झारखंड बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। तो कैसे, तो अचानक जो कुर्मी समाज है, चाहे वो जो ओबीसी में पहले से शामिल है, उसको उसमें अचानक ये कहाँ से आया है ये कि हमको एसटी सूची में शामिल होना है। और एसटी सूची में शामिल होना है तो पूरे जोर शोर से ये साबित करना होगा कि हम आदिवासी ही हैं। ठीक है, अब वो उसमें लगे हैं और उसके प्रतिरोध में, तो इसलिए कहीं ना कहीं देखिएगा कि ये किसी तरह यहाँ जो सत्ता है झारखंडियों की या आदिवासी नेताओं की, जो हेमंत सोरेन की या इंडिया गठबंधन की जो प्रचंड बहुमत से जीत के आई है, उसको
अस्थिर करने, अशांत करने और अभी से वातावरण ऐसा बनाने के अगले अगले चुनाव तक आते-आते उनको सत्ता से हटाया जा हटाया जा सके, इसी की ये पूरी तैयारी है और वो आंदोलित है इसके पीछे। और भाजपा क्यों चाहती है ऐसा, ये तो पहले कहा जा चुका है। मणिपुर में भी वही हुआ है, मणिपुर में भी ठीक यही है। वहाँ मैतेई समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ हमको आदिवासी घोषित किया जाए, हम आदिवासी हम हैं। और वही सब लॉजिक जो यहाँ दिया जाता है कि हमारी हमारी अस्मिता, पहचान और ज़मीन ये सारा कुछ सुरक्षित तभी होगा जब हम आदिवासी हमको भी घोषित किया जाएगा। तो वहाँ भी वही हुआ, वहाँ भी इसको इस ये राज्य सरकार या वहाँ वहाँ विधानसभा में इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया या केंद्र सरकार इसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं की, लेकिन वहाँ कोर्ट ने ही इस एक अपना बयान दे दिया। इस तरह का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया कि ये प्रस्ताव यदि है तो उसको तेज गति से उसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में बढ़ा जाए और उसके बाद से वहाँ का हालत तो सब लोग सुन ही रहे हैं। और अब वही चीज़ दिखाई दे रहा है लद्दाख में। लद्दाख में जो जो आंदोलन चल रहा है वो क्या है? लद्दाख में नटसेल में आपको बहुत चीज़ मिल जाएगा सोशल मीडिया में। तो वहाँ ताज़ा घटना कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह सरकार का बयान क्या है। सरकारी बयान ही ज़्यादा है जिसमें कहा जा रहा है कि लद्दाख में वो जो वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं, अभी तक जो आंदोलन शांतिमय संघर्ष या अहिंसक तरीके से जो अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे, वो सोनम वांगचुक ने आंदोलन को हिंस्र बनाने में भूमिका निभाई, इस तरह कि वो अपने भाषणों में इस तरह का बात कहते रहे, जिसमें कहा जा रहा है जैसे जो वहाँ जो हंगामा हुआ, हिंसक वारदात हुआ वहाँ, तो उसके बाद जो सरकार का आरोप वही है सबसे बड़ा कि उन्होंने जो वहाँ धरना दे रहे थे, अनशन कर रहे थे और अनशन करने के दौरान गैदरिंग जो होता था उसमें इस तरह का भाषण दिया करते थे और इनडायरेक्टली लोगों को प्रेरित करते थे कि अरब स्प्रिंग टाइप आंदोलन वहाँ भी होना चाहिए या हो। अब अरब स्प्रिंग टाइप आंदोलन का माने क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे या कम ध्यान गया होगा कि थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि सरकार एक खास तरह का आंदोलन वांगचुक करना चाहते हैं, चाहे करवाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए वहाँ के युवाओं को भड़काए, उसको थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि 210 के दशक की शुरुआत में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में सशस्त्र विद्रोह की श्रृंखला फैली थी और निरंकुश शासकों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था वहां। और उनकी मांग क्या थी? लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, जीवन स्तर में सुधार जैसी मांगे। और उस आंदोलनों के की वजह से ट्यूनीसिया और मिस्र के जो की सत्ता बेदखल हो गई थी और अन्य राज्यों में, अन्य देशों में, अफ्रीकी देशों में उस तरह के सीरिया वगैरह और सब जगह भी वो विद्रोह की लहर फैली थी। तो उसी का यहाँ कर रहे थे, माने ये कह रहे हैं, सरकार आरोप लगा रही है। और या फिर कि ये वांगचुक प्रेरित कर रहे थे अपने भाषणों में, चाहे चर्चा कर रहे थे कि नेपाल में जैसा हुआ है अभी, जो एक युवा वर्ग के लोगों ने विद्रोह किया, जिसको क्या कहा जाता है, एक खास उम्र के लोगों ने जो वहाँ आंदोलन किया है, इसके लिए भी प्रेरित कर रहे थे वहाँ। तो ये उन पर आरोप लगा। और उसके बाद उस घटना के बाद, हिंसक वारदात के बाद, घटना जो हुई है उसके बाद एक तरह से वह सेना के हवाले कर दिया गया पूरे लद्दाख को।
वहाँ कर्फ्यू है, 10 तरह का ये है। एक तरह से कुल मिला के कहिए तो हो सकता है अभी किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई, अभी पता नहीं, हो सकता है सोनम वांगचुक और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी वगैरह भी होगी देर सवेर, या हो गई, हमको ठीक अभी पता नहीं चला है। लेकिन बात क्या है, लद्दाख में भी बात वही है कि अपनी अस्मिता और पहचान के लिए और अपने क्षेत्र की भौगोलिक संपदा को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ तो और भी संकट है कि वहाँ पर्यावरण से ज़्यादा छेड़छाड़ होगा, तो वहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। वहाँ वो कठिन दुर्गम इलाका है, वहाँ उपज फसल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ वातावरण बहुत ठंडा रहता है, बहुत शुष्क रहता है अपने तरीके से। वहाँ की नदियाँ, वहाँ से जो पानी बर्फ पिघल के आती है, वो सब बहुत ज़रूरी है। यदि उस इलाके को बंजर बना दिया जाए या और तरीके से, तो उनका जीना मुहाल हो जाएगा वहाँ के लोगों का, और इसलिए वो चिंतित हैं। और इसके अलावा राजनीतिक मांग तो है ही। राजनीतिक मांग तो यही है कि वहाँ कि आपको वहाँ जम्मू कश्मीर में जिसका अंग था लद्दाख भी, तो उस वहाँ धारा 370 हटा दिया गया। हटाने के बाद दो दो, दो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश और इसको भी कश्मीर को भी, जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। उस समय आश्वासन दिया गया कि हाँ, दोनों को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, होगा अपना। तो लद्दाख को भी वो आश्वासन था और लद्दाख के लोग इसकी का डिमांड कर रहे हैं। साथ साथ लद्दाख के आदिवासी वहाँ मांग कर रहे हैं कि वहाँ छठी अनुसूची, जैसे झारखंड में आदिवासी बहुल इलाकों में 5वीं अनुसूची है ना, उसी तरह वो चाहते हैं कि झारखंड, वहाँ लद्दाख में छठी अनुसूची का क्षेत्र उसको घोषित किया जाए और वहाँ की जमीन किसी को ना दी जाए। इसके अलावा उनका है कि वहाँ 2 संसदीय सीटों का सृजन किया जाए वहाँ कम से कम, और वहाँ चुनाव उसको राज्य का दर्जा मिले। इसके लिए आंदोलन चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। यानी कि जब वो बन गया, कब बना था लद्दाख को 2019 में, 19 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसी के पहले जस्ट या उसी समय वो उसको वहाँ क्या कहते हैं, धारा 370 जिससे विशेष दर्जा कश्मीर को मिला हुआ था, उसको हटा दिया गया और उसके बाद उसका विभाजन भी कर दिया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। और अब दोनों जगह वहाँ तो मिला ही था शासन के अलग राज्य का दर्जा मिलेगा, और यहाँ भी मांग किया जा रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों का इसके साथ साथ कि वो आदिवासी इलाका है, ट्राइबल जोन है, पूरा क्षेत्रीय इलाका है, इसलिए उस इलाके को छठी अनुसूची के प्रावधान वहाँ दिए जाएं, लागू किए जाएं, ये भी मांग है उनका। क्यों? क्योंकि वहाँ जमीन बाहरी लोगों को नहीं हो ट्रांसफर, नहीं। और वहाँ भी देखिएगा तो हर जगह वही अडानी पहुंचे हुए हैं। जैसे अभी असम में अडानी को दिया गया 3000 का बीघा शायद जमीन उनको दिया गया किसी प्रोजेक्ट के लिए, जिस पर बहुत तरह का कोर्ट भी मजाक उड़ाया कि ये बड़ा भूखंड कैसे दे दिया गया, तो बचेगा क्या असम में। तो उसी तरह लद्दाख में भी कहा जा रहा है, पक्की सूचना अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि लद्दाख की स्थिति और भी विकराल है। कहा जा रहा है कि चीन उसका कुछ हिस्सा का दखल कर चुका है, जिसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आंदोलनकारी इस बात को बार बार उठा रहे हैं। इसके साथ साथ कम से कम 20 वर्ग किलोमीटर कहा जा रहा है, अंदाज मोटा मोटी 20 या उसके आसपास, थोड़ा कम हो सकता है, वर्ग किलोमीटर जमीन अडानी को देने का षड्यंत्र साजिश वहां हो रहा है।
ताकि वहाँ भी वो खनन कर सकें या और उसका इस्तेमाल अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी तरह के चीज़ों के लिए करेंगे अपना। तो इसका विरोध हो रहा है। कुछ माह पूर्व, अभी ठीक डेट हमको याद नहीं है, समय याद नहीं है, कुछ माह पूर्व सोनम वांगचुक दलबल के साथ वहाँ से यात्रा किए थे कि दिल्ली आके हम लोगों से मिलेंगे और अपनी समस्या से अवगत कराएंगे यहाँ, लेकिन उनको रोक दिया गया दिल्ली के गेट पर ही। माने जैसे किसान आंदोलन के लोगों को रोका जाता है ना, उसी तरह वो लोग तो कोई बहुत भारी जुलूस और बहुत बड़ी संख्या में आ भी नहीं रहे थे, लेकिन जितने भी लोग आ रहे थे उसको प्रवेश नहीं करने दिया गया और उनको वापस उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद शायद छूटे होंगे। तो वहाँ पर वांगचू के नेतृत्व में ही मुख्य रूप से कई संगठन है वहाँ, लेकिन अब वांगचू के ही नेतृत्व में या उसको कह सकते हैं किसी अन्य नागरिक संगठनों के साथ मिलकर वहाँ बहुत दिनों से, यानी जब से ये सब हुआ है, यानी उसको अलग केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया, उसके बाद से वहाँ आंदोलन चल रहा है लगातार। और वांगचू ने इस घटना के बाद, बुधवार की घटना के बाद, इस बात का ब्यौरा भी दिया कि कम से कम 5 बार वो अनशन पर बैठ चुके हैं, लंबे-लंबे समय के लिए। और उनका बैठना का मतलब केवल ये नहीं कि वो बैठते हैं, बड़ी संख्या में और लोग भी अनशन पर बैठते हैं। एकदम पूर्णतः शांतिमय तरीके से, अहिंसक तरीके से ये आंदोलन चलता रहा है। लेकिन एक होता है ना, एक सीमा होती है शब्द की भी। करते-करते हालत ये हुआ कि इस बार धरना वहाँ दिया जा रहा था 10 सितंबर को। वांगचू और लद्दाख की बॉडी है लद्दाख की अपेक्स बॉडी एलएबी तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 35 दिनों के भूख हड़ताल का आह्वान किया था, शुरुआत की थी 10 सितंबर को। और पिछले 15वें दिन, पिछले बुधवार को वो अनशन तोड़ दिए, क्योंकि वहाँ युवाओं ने विद्रोह कर दिया। स्कूली छात्र, कॉलेज के छात्र, लड़के लड़कियां सड़क पर उसी तरह उतर गए जैसे नेपाल में हुआ था, और उन लोगों ने हजारों की संख्या में। मजेदार बात यह है कि शांतिमय संघर्ष जब तक चला अहिंसक तरीके से, जब तक सोनल वांगचू के नेतृत्व में, तो उसमें स्कूली छात्र वगैरह भाग नहीं लेते थे। एक खास वय के मैच्योर लोग, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त लोग, यानी समझिए कि उन विद्यार्थियों के गार्जियन वगैरह आंदोलन चला रहे थे और करते रहते थे धरना प्रदर्शन, चाहे जो भी हो, अनशन वगैरह। लेकिन इस बार अंत में वही हुआ कि बुधवार को वहाँ वांगचू उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनको आभास भी नहीं था कि ऐसा होगा। हालांकि बहुत सारे लोग यह बात कहने लगे थे, युवाओं में खास करके, या युवाओं की तरफ से, चाहे और कुछ नेता जो थे वो लोग कहा करते थे कि इस जो अहिंसक तरीके से ये आंदोलन काफी नहीं है, सरकार नहीं सुनेगी। लेकिन उस समय ये कल्पना वांगचू को या सोनम वांगचू को, जो अनशन में बैठे थे, उनका कहना है कि हमको ये आभास भी नहीं हुआ कि ये ऐसा होगा। और जब ऐसा हो गया तो उन्होंने धरना अपना समाप्त किया, अपने गांव चले गए अपने, कि जब मेरे नियंत्रण में ही चीज नहीं है तो कैसे क्या होगा। और उसके बाद बड़े पैमाने पर, तो हालांकि अभी वो आंदोलन मैंने 10-11 बजे शुरू हुआ, 4-5 बजे तक वो नियंत्रित हो गया सरकार के हिसाब से। और उस दौरान भाजपा का एक कार्यालय लोगों ने जला दिया, और इसके अलावा वहाँ जो काउंसिल का जो दफ्तर था उसमें बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई। और उसमें कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन लोगों ने एक सीआईएसएफ के जीप को
या गाड़ी को जिसमें लोग बैठे हुए थे जलाने की कोशिश की, और उसी समय उसी दौरान फायरिंग की नौबत आ गई और 4-5 लोग हम मारे गए। और उसके बाद तो फिर वही जैसा कि होता है, पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ये तो, और बहुत सारे लोग और हैं भी जो उनके समर्थक या सरकारी पक्ष को ही सबसे परम सत्य मान लेने वाले, या किसी भी शांतिमय संघर्ष को भी या किसी तरह का आंदोलन का विरोध करने वाले, या सीधा भाजपा के जो समर्थक लोग हैं, उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखिए शांतिमय संघर्ष, अहिंसक संघर्ष करते हैं और इस तरह का हिंसक वारदात करवाते हैं। ये है, ये फेल्योर है, ये गांधी के दर्शन का, और ये वो। तो साथ ही समझने वाली बात के 2-3 है। पहली बात तो ये है कि जो पहले जिससे हम लोग शुरू किए थे बात, वो कि आदिवासी इलाकों में एक तरह की बेचैनी है। वो आपको मणिपुर में भी दिखाई दिया, झारखंड में चल रहा है और लद्दाख में भी चल रहा है, दिख रहा है। दूसरी बात, बेचैनी की मूल कारण अपने अस्मिता और पहचान का संकट आदिवासी समाज महसूस कर रहा है। तीसरी बात कि वो देख रहा है कि जल, जंगल, जमीन, यानी जो भी प्राकृतिक संपदा है, जो भी खनिज संपदा है, जिसको उन्होंने अब तक बचा के रखा था, उसकी निर्मम लूट हो रही है। ये सरकार उसको कारपोरेट के हवाले करने का षड्यंत्र हर जगह कर रही है। ये तीसरी बात हो गया। और चौथी बात जो दिखाई देता है कि अपना कि पीसफुल आंदोलन को हिंसक बनाने में सरकार की एक परोक्ष लेकिन एक पक्की रणनीति दिखाई देती है। एक बात तो समझ में, सबको समझना चाहिए कि मान लीजिए इन सब जगहों में जो आंदोलन हो रहा है वो तो आदिवासी बेल्ट में ही है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। जहाँ भी लद्दाख में भी वहाँ की लाखों लोग प्रदर्शनों में या अनशन स्थल के आसपास जमा होते हैं। झारखंड में जो प्रदर्शन हो रहा है आप देख रहे हैं, हर जगह हजारों हजार की संख्या में लोग जा रहे हैं। मणिपुर में भी उसी तरह का दिखाई दिया। तो जो शांतिमय तरीके से, या मान लीजिए कोई आंदोलन चल रहा है, तो जनता करेगी क्या? जनता कैसे विरोध करेगी? सरकार के किसी निर्णय का, किसी नीति का विरोध करने का तरीका क्या होगा? वो धरना देगी, प्रदर्शन करेगी, आवेदन लिखेगी, घेराव करेगी, अनशन करेगी, आमरण अनशन करेगी। यही सब ना हथियार है। आपसे असहयोग करेगी थोड़ा बहुत, ये सब कुछ करेगी। लेकिन आप यानी सरकार या सत्ता में बैठे लोग यदि उन बातों को पर गौर नहीं करेंगे, तब भी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो जनता क्या करेगी? तो अंत में क्या होता है? अंत में यही होता है कि लोग विद्रोह पर आमादा हो जाते हैं। उसमें भी जो मैच्योर और परिपक्व लोग हैं, वो शायद उस रास्ते को नहीं पकड़े, क्योंकि वो समझते हैं और जानते हैं कि उससे कुछ होने वाला नहीं है फायदा। लेकिन जो युवा तबका है, नया नौजवान लड़के हैं, वो अपनी तबाही देख रहे हैं, बेरोजगारी को देख रहे हैं, अपने यहाँ के संसाधनों की लूट को देख रहे हैं, करप्शन को देख रहे हैं। और जब विस्फोट करता है तो वो संयम नहीं बरत पाते। तो और सरकार की रणनीति भी यही रहती है कि किसी भी आंदोलन को, शांतिमय संघर्ष को हिंसक आंदोलन में बदल दो किसी तरह से, ताकि उसको कुचलने का, नागरिक अधिकारों को छीनने का, उसको खत्म कर देने का उनको मौका मिल जाए।
और वही काम लद्दाख में इन लोगों ने किया है। कह रहे हैं कि हम वार्ता के लिए बात करना चाहते थे, इसी बीच ये हो गया। तो इतना दिन से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वार्ता के टेबल से कोई बात निकलता क्यों नहीं है? यदि अलग राज्य की मांग कर रहे हैं लोग वहाँ, अब पूरी जनता उसको लेके कोई ऐसा विभाजन नहीं है, तो क्यों नहीं वहाँ अलग राज्य का दर्जा उसको दिया जा रहा है? यदि वो आदिवासी बहुल इलाका है, वो इलाका तो वहाँ 6ठी अनुसूची संविधान के धाराओं के तहत क्यों नहीं लागू हो सकती है? यदि वो अपने यहाँ के संसाधन का, जो प्राकृतिक संसाधन है और खनिज संपदा है, उसको बचाने के लिए कटिबद्ध होते हैं, उठ खड़े होते हैं, तो आप उनकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? राष्ट्र के विकास के नाम पर या इसके नाम पर तो कुछ लॉजिक समझ में आता है कि ठीक है भाई, वहाँ कल कारखाना या किसी तरह का उद्योग धंधा ये वो लगेगा। कारपोरेट को ज़मीन देने के लिए आप अपनी ही जनता को कुचलिएगा, इसका क्या माने है? जहाँ यदि कोई भी राज्य है, जो भी इलाका है, हम अपना विकास चाहते हैं, तो हम विकास कैसा हो, इतना अधिकार तो हमको कहने का हक है ना। लेकिन यदि आप नहीं करते हैं, तो इसका उपाय क्या है? तो इस हिंसा के लिए जो भी घटनाएँ हुई, इसको ध्यान में रखना है कि वहाँ 2019 के बाद से कितना साल हो गया? 19 के बाद से मैंने धारा 370 के हटने और काउंसिल बनने के बाद से लगभग 4 बरस होने वाला है। और 4 बरस के बाद भी आप लगातार उनका आंदोलन, प्रदर्शन, अनशन जारी है। वो आके आपसे दिल्ली में मिलना चाहते थे, कहना चाहते थे, तब भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस तरह की कुछ घटना हो और आपको उसको कुचलने के बहाने आपको वहाँ के माने शांतिमय संघर्ष को, आंदोलन को कुचलने का मौका मिल जाए, मानवाधिकार को खत्म करने का मौका मिल जाए, लोगों पर दमन करने का मौका मिल जाए, और वही साजिश उनकी सफल हुई है। लेकिन अंततोगत्वा इस तरह से लोगों के भीतर के असंतोष को शांत नहीं किया जा सकता है। और इन सीमावर्ती राज्यों में इस तरह का होगा, यानी क्षेत्रों में, प्रदेशों में होगा, वो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। अंत में ये कह के अपनी बात समाप्त करेंगे कि झारखंड में भी जो आंदोलन चल रहा है, ये जो यहाँ के आदिवासी हैं, आदिवासी समाज है, ये वो विश्व आदिवासी दिवस तो मनाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और लेकिन ये कभी-कभी लगता है कि वो अन्य राज्यों में जो ट्राइबल संघर्ष है, स्ट्रगल है, उसके प्रति निरपेक्ष रह जाता है। उसके प्रति उनके मन में उतना लगाव या जानकारी का भी अभाव रहता है, और एक तरह की उदासीनता भी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी जमात हैं, उनको लद्दाख में हो रही घटनाओं पर भी नज़र रखनी चाहिए, उसमें रुचि लेनी चाहिए। मणिपुर में भी जो हो रहा है, तो उसके लिए भी, मणिपुर के लिए तो रांची में यहाँ प्रदर्शन वगैरह उस समय हुआ था, जब वहाँ भयानक घटनाएँ हो रही थी। तो लद्दाख के समर्थन में भी हमारे यहाँ भी हम सब लोगों को एकजुट होकर उसके प्रति अपना माने उस आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करनी चाहिए, संपर्क करना चाहिए। जहाँ-जहाँ भी संघर्ष हो रहा है, संघर्ष के साथ ही लोगों का आना-जाना होना चाहिए, एक-दूसरे से मिलना-जुलना होना चाहिए। एक सॉलिडेरिटी जिसको कहते हैं, उसके प्रति एक नैतिक समर्थन उन आंदोलनों का होना चाहिए, और वो करना है। नहीं तो साथी ये चिटपुट रूप से अलग-अलग जो है आदिवासी संघर्ष है, वो जो अस्मिता का संघर्ष, पहचान का संघर्ष या जंगल ज़मीन को बचाने का संघर्ष, हम अलग-अलग राज्यों में ही
जो करते हैं तो करते ही हैं, यदि हम उसको मिल-जुल के भी उठा सकें, एक-दूसरे के प्रति समर्थन ज़ाहिर कर सकें, तो अच्छा होगा। धन्यवाद साथी।